महंगाई एक छुपा हुआ पॉकेट मार है, तो इससे सावधान रहने की भी जरूरत है। महंगाई एक ऐसा विषय है जिससे किसी भी समय के लोग, किसी भी डेकेड के लोग कभी बचे नहीं है। हमेशा ये चर्चा का विषय ही रहा लोगों के साथ में। महंगाई को लेकर एक सुखद एहसास भी लोगों के दिमाग में रहता है कि पुराने समय में चीजें इतनी सस्ती थी। जैसे यदि आप बात कर ले, एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि आज से 20 साल पहले आलू 5 रुपए किलो था, तो 5 रुपए भी उस समय भारी पड़ते थे। लेकिन यदि आज की समय में यदि चर्चा करें तो उसे सुखद एहसास के रूप में चर्चा करते हैं। वैसे ही जैसे स्टूडेंट लाइफ को चर्चा करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग कितना एंजॉय करते थे, लेकिन हकीकत ये है कि स्टूडेंट लाइफ के टाइम में भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि बहुत सारा बर्डन रहता था, एग्जाम की टेंशन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें रहती थी। वैसे ही हम महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं कि आज भी हम परेशान हैं और पहले भी परेशान रहते थे। तो आखिर महंगाई आती कैसे है, इसके फैक्टर कैसे हैं? अब जबकि चीजें इतनी ज्यादा सामने आ चुकी हैं आज के समय में, इस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जमाने में, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और लोग बचते भी हैं। महंगाई आखिर प्रभावित किनको करती है? तो महंगाई को देखें तो महंगाई सभी वर्ग को प्रभावित करती है, चाहे सुपर रिच वर्ग हो, अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, सभी को प्रभावित करती है। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है मिडिल क्लास का बंदा प्रभावित होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी इनकम और जो महंगाई है वो बहुत मैच नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसके खर्चे रहते हैं, दिखावा बहुत रहता है, तो ये सब चीजें रहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में कि इसके फैक्टर क्या हैं और हम इससे बचेंगे कैसे। तो हम एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर है नहीं, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हम इसकी सलाह नहीं देंगे। यदि कोई पैसे की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो आप रिसर्च करके और अपने विवेक से इन्वेस्ट करें। तो आज हम चर्चा इसमें आज महंगाई से इस जो महंगाई पॉकेट मारा, छुपा हुआ पॉकेट मारा, इसके फैक्टर, इससे बचने की चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हम शेयर कीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं इन्फ्लेशन का एक इंफोटेनमेंट। जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, जेब कतरा है, ये आखिर आता कैसे है, इसका जो फैक्टर क्या क्या है, इसी की हम चर्चा कर लेते हैं पहले। तो इसमें जो मुख्य फैक्टर कहलाता है वो कहलाता है कॉस्ट पुल, दूसरा कहलाता है डिमांड पुल, और तीसरा कहलाता है गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड इन्फ्लेशन, और जो चौथा कारण है वो है करेंसी रिलेटेड। तो इसमें ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं। तो इसमें जो हम चर्चा कर लेते हैं कॉस्ट पुश की, तो कॉस्ट पुश में ऐसा हो जाता है कि अचानक इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए, तो इसमें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। तो भैया यदि हम चर्चा कर लें कि ठीक है, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, तो इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल यूज नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ दूर जाता हूँ, अपने ऑफिस तक जाता हूँ या कुछ जाता हूँ, इसमें नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं गांव के जो लोअर कास्ट के हैं, जो यूज ही नहीं करते, इसमें एक गांव तक सीमित रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि कभी वो बस से चले जाएं, कभी रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में जाना होता है तो बस यूज करते हैं या ट्रेन यूज करते हैं। तो भैया उनको भी ये कैसे फर्क डाल सकती है? ये तो सीधे पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, तो ये सीधे फर्क डालता है हमारे जो प्रोडक्शन पे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे। जो प्रोडक्ट बनते हैं ये उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें सीधा सा डालता है। अगर वहां पे वो 10% बढ़ा हुआ है तो यहाँ के 30 से 40% बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर फिर लग जाते हैं। उसमें लेबर कॉस्ट भी लग जाती है, बहुत सारा होते हुए उनकी मार्जिन लग जाती है। तो ये आके पता चला कि जो ब्रेड हमको 25 रुपए की मिल रही थी वो ठीक है, उसका तो 25 रुपए की ही मिल रही है, लेकिन उसका साइज छोटा हो गया, या कि वो 25 की जगह पे हमको 40 की मिलने लग गई। इतना ऐसा फर्क पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे हैं। जैसे पिज्जा का हम देख लें कि ठीक है, पिज्जा जितना बड़ा हमको मिल रहा था, ठीक है, उन्होंने यदि 350 रुपए में एक पिज्जा दे रहे हैं तो सेम रेट पे दे रहे हैं, लेकिन उसकी साइज छोटी कर दिया उन्होंने, क्योंकि फिर वो जो डिलीवरी बॉय है उसके लिए भी पेट्रोल का खर्च आ रहा है, जो उसके यहाँ रॉ मटेरियल आया है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से आया है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कॉस्ट पुल कहलाते हैं। दूसरा डिमांड पुल। डिमांड पुल में ऐसा होता है कि अचानक मार्केट में कैश बढ़ गया, जैसे कि बैंक और गवर्नमेंट इस पर खास ध्यान रखती है कि कब रेपो रेट बढ़ाएं, कब घटा दें। ये बहुत सारे होते हैं, बैंक के जो टर्म एंड कंडीशन होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, वो फर्क डालती है। तो जब उनको ऐसा कुछ लगता है, जब रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो मार्केट से कैश कम हो जाता है, अगर कम कर दिए तो मार्केट में कैश ज्यादा हो जाता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु है, एक जगह का जमीन का टुकड़ा है, एक प्लॉट पड़ा हुआ है, और उसको लेने वाले सिर्फ एक ही बंदा है,
तो वो अपने हिसाब से ले लेगा, उसके पास से जितना है। लेकिन यदि 10 लोगों के पास में पैसे आ गए और उसको लेने के लिए डिमांड बढ़ गई, ये डिमांड पुल कहलाती है। यदि उनको प्लॉट तो एक ही है, लेने वाले 10 लोग हैं, 10 लोग के पास में पैसे हैं, तो वो उसका रेट बढ़ा देंगे। ऐसी मार्केट में होता है कि जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ने लग जाएगी, तो रेट वस्तुओं की चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो ये डिमांड पुल हो जाती है। इसमें जो मिडिल क्लास है, जो रोजमर्रा के लिए कहीं नौकरी कर रहा है या कि बहुत ऐसा है कि इस चीजों को समझ नहीं पाता, तो वो इससे प्रभावित हो जाता है कि यदि उसको कभी घर लेना है तो घर नहीं ले पाता, वो घर किराए के घर में ही पूरा जीवन खत्म कर देता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, ये हो जाता है। तीसरा होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि कोई योजनाएं अचानक को देने लग गई। जैसे अचानक को गांव वालों के लिए या किसी के लिए भी बहुत सारी योजनाएं देने लग गई, या कि फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाहर से लोन ले लिया, तो मार्केट से विदेशों से पैसा आ गया। तो वो पैसा तो आखिर यदि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया है, डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, लेकिन वो कैश फ्लो हो रहा है, बाहर पूरे बाजार में फ्लो हो रहा है, तो वो महंगाई को प्रभावित कर देता है और उससे भी महंगाई बढ़ जाती है। तीसरा करेंसी रिलेटेड है। करेंसी रिलेटेड ऐसा है कि एक वीडियो हमने पहले एक बार बना चुके हैं, फिर थोड़ा सा उस पर ब्रीफ यही है कि यदि हमारे पास में यदि 1000 रुपए है, हमने उस 1000 रुपए को बैंक में जमा किया तो बैंक ने उससे जो 18% उसका एक रेट होता है कि जो उसको रखना है बचा के, कि कभी लोग अचानक पैसे लेने आने लग गए तो उनको देना पड़ जाएगा। और तीसरा होता है बैंक का रेपो रेट, यदि वो 7.5% है तो 22%, यदि हम इसको मोटा मोटा 25% मान लेते हैं, तो बैंक 25% छोड़कर उस किसी को दे देता है। तो 750 रुपए दे दिया उसी 1000 रुपए से। मेरे अकाउंट में भी 1000 रुपए दिख रहे हैं, और अगले जिसको लोन दिया है 750 बैंक, उसके अकाउंट में 750 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए, फिर उसका भी दे दिया उन्होंने, तो वो 1000 रुपए ये ऐसा साइकिल में जाता है कि वो 450 जगह पे घूम जाता है, 4500 रुपए बन जाता है वो 1000 रुपए। तो मार्केट में पैसे तो ज्यादा फ्लो हो गए, गवर्नमेंट को करेंसी भी प्रिंट करनी पड़ गई। तो ये जब मार्केट में ज्यादा हो गया, लोन ज्यादा देने लग गए, बहुत ज्यादा फैल गया, तो स्वाभाविक है कि डिमांड ज्यादा होने लग जाएगी और महंगाई पर असर डाल देगी। अब ये इतने सारे तो ये फैक्टर्स हो गए जो एक कॉमन से फैक्टर्स हैं, और बाकी जो इमीडिएट बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वो अलग हैं, मोटे मोटे ये फैक्टर्स। अब इसमें बचने की यदि हम बात कर लेते हैं कि आखिर इससे बचे कैसे, तो देखिए, और आखिर एक हेल्दी इन्फ्लेशन कितना होता है, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से देख लें तो 2 से 2.5% के आसपास का जो इन्फ्लेशन होता है वो हेल्दी होता है। जब तक इन्फ्लेशन आएगा नहीं तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ये भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन भी चाहिए। लेकिन यही यदि 5 से 6% के ऊपर चला जाता है तो फिर वो हेल्दी नहीं रह जाता है, वो इन्फ्लेशन वो लोगों को परेशान करने लग जाती है। तो आखिर जनरली यदि देख ही रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमेशा 5 से 6% से ज्यादा ही बढ़ रहा है, और जिसमें जो मिडिल क्लास है वो हमेशा परेशान रहता है। लोअर क्लास को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता, क्योंकि वो बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना पर निर्भर करने लग जाता है। अपर क्लास परेशान रहता है, लेकिन इतना परेशान नहीं हो पाता है, वो भी मैनेज कर लेता है। तो मिडिल क्लास के लिए जो बातें आती हैं, तो आखिर हमको यदि महंगाई 6% के रेट से बढ़ रही है तो हमको 8 से 10% के रेट से हमको बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं होंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि हमको इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में और गोल्ड ETF में, जैसे पुराने लोग हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि हमेशा गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, तो जिससे होगा कि ये हमेशा महंगाई के साथ में चलेगा और महंगाई को हमेशा पीछे छोड़ते चलेगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो यदि हम इस छोटी छोटी बातों को लेके यदि हम चले कि जो हम दोस्तों के साथ में चाय, समोसा और बहुत सारी पार्टी करके बैठ जाते हैं, यदि हम वो थोड़ा सा पैसा 500, 1000 रुपए, 200 रुपए यदि ETF में, म्यूचुअल फंड में या कि इक्विटी में यदि इन्वेस्ट करने लग जाएं, तो स्वाभाविक है कि ये हम इस महंगाई को मात देते हुए आगे बढ़ने लगेंगे, और कुछ साल बाद ये हमको महंगाई असर नहीं डाल पाएगी और हम भी उसी कैटेगरी में आने लग जाएंगे जहां पे अपर क्लास खड़ा हुआ है। तो ये सब चीज करना चाहिए। आखिर इक्विटी में नो डाउट कई बार होता है, नुकसान हो जाता है, लेकिन यदि आप ग्रुप में बहुत सारा एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट करेंगे, आपका डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट होगा, तो स्वाभाविक है कि वो हमेशा ग्रोथ ही देगा। तो इस सब चीज का ख्याल रख के यदि आप आगे चलेंगे तो इस जेब कतरे से बच सकेंगे। जेब कतरा तो अपना काम करता रहेगा, उसे हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमको सावधान रहना है इस जेब कतरे से। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को फिर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।